नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका सभी का प्रसाद क्लासेस में। आज जो है वो हम टैक्स अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। जो टैक्स से रिलेटेड है वो सभी क्वेश्चंस होंगे। आइए, उसमें से पहला स्टडी है कि व्यक्ति की परिभाषा में कौन शामिल होता है। तो एक पर्सन भी होता है, कंपनी भी होता है और अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली भी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो पहले का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनकम टैक्स एक्ट कब बना। तो 1961 में ये इसका एक्ट जो है वो बना था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर निर्धारण वर्ष वह होता है, तो मतलब टैक्स, ठीक है, किस पर लगता है। तो मैं छोटा ज़्यादा करना पड़ रहा है कि कर निर्धारण वर्ष पिछले वर्ष पर कर लगा था, जिसमें पिछले वर्ष की आय पर निर्धारण किया जाता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो ही सही हो जाएगा। इसलिए हमको पेज पर अगले तक न जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। करदाता का अर्थ है, मतलब जो टैक्स पेयर होता है वो कौन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी रहता है, सही है। ऐसा व्यक्ति जो लाभ प्राप्त करता है, कोई जरूरी नहीं। ऐसा व्यक्ति जो सेवा प्रदान करता है, मंदिर में पूजा करता है, भीख मांग कर खाता है। तो ये तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तियों का समुदाय सम्मिलित होता है। तो व्यक्तियों का समुदाय जो है वो किस में शामिल होता है, वो भी व्यक्ति में ही शामिल होता है। इसलिए 5 का आंसर नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष को क्या कहा जाता है। तो कर निर्धारण से पहले वाले जो वर्ष होता है उसको हम गत वर्ष कहते हैं, और कर निर्धारण वाले वर्ष को वित्तीय वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा ए, प्रीवियस ईयर्स। नेक्स्ट है, आयकर एक वार्षिक कर है या कथन है। तो एक ये हम बिल्कुल सही कहेंगे कि हाँ है, और ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है। तो कब से प्रारंभ होता है कर निर्धारण वर्ष। तो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक रहता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। आयकर जो है व्यक्ति की किस पर लगाया जाता है। तो जो नेट इनकम होती है उस पर लगाया जाता है, ए पर कहीं कहीं आपके कुल आय जो है टोटल इनकम को भी कंप्यूटेशन किया जाता है, तो कुल आय पर ही लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। नए व्यापार की दशा में गत वर्ष क्या होगा। जिस तिथि को नया व्यापार आरंभ किया जाता है, ठीक है, तो ये कोई नया वर्ष की डेफिनेशन में नहीं आता है। अगला है कि जिस तिथि को नया व्यापार शुरू किया जाता है उस तिथि से वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाले तिथि को गत वर्ष कहा जाता है, ठीक। नया साधन अस्तित्व में आता है जिस तिथि से वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य साधनों से प्राप्त आय किस में आएगी। कर योग्य जो है उसी में शामिल होगी, बिल्कुल शामिल होगी। कर योग्य आय का वर्गीकरण भी है ये, बिल्कुल भी है, और ये आय का भी साधन है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो 11 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आय के साधन हैं। तो आय के साधन कौन कौन से हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस से भी हैं। तो कुल 5 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 12 का ये सही हो जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदाता के लिए सभी व्यक्ति भी हैं, कौन से, जो करदाता की परिभाषा में आते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। अगला है, वेतन की मद है। वेतन कैसा होता है। वेतन की मद किस में शामिल होगी। तो वेतन के अंतर्गत जो है वो अग्रिम वेतन भी, अनुलाभ भी, फैकल्टीज भी, कमीशन भी,
तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी हो जाएंगे। और एक चीज़ और शामिल करते हैं जिनको हम बोलते हैं भत्ते भी शामिल करते हैं। नेक्स्ट है पैन कार्ड निम्नलिखित किस प्रकार के लोगों के लिए आवश्यक है। तो जो पैन कार्ड है वह वे ऐसा व्यक्ति जो करदाता है उसके लिए ज़रूरी है, और जिसकी आय 1 लाख से ऊपर है उसके लिए भी, और जो भी व्यक्ति 139(4)(a) के अंतर्गत दाखिल करता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 का डी। नेक्स्ट है पैन का अर्थ है, पैन का फुल अर्थ होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है एक कंपनी के लिए आयकर विवरणी है कौन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स दाखिल करता है वो होता है। अगला है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्तियों पर धारा 131 लागू नहीं होती है। तो किस पर लागू नहीं होती है, तो ये मुख्यतः अनिवासी भारतीयों पर भी लागू नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जो 65 वर्ष से आयु अधिक हो गए हैं और जो किसी व्यवसाय में लगे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी की दशा में आयकर विवरण दाखिल करने की देय तिथि कौन सी है। तो कंपनी की दशा में जो होता है उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर होती है और 31 जुलाई एक व्यक्ति की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति की दशा में जिसके बही खाते का आयकर अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण होना आवश्यक है, आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि क्या है। तो इसकी भी जो देय तिथि होती है वो भी 31 अक्टूबर होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। आयकर विवरणी प्रारूप 2B लागू होता है तो किस पर लागू होता है, जहाँ पर तलाशी की आय होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। फॉर्म 3A लागू होता है तो किस पर लागू होता है, फॉर्म ए। तो ये एक करदाता कंपनी पर भी लागू होता है और जो 11 के अंदर कर मुक्ति का लाभ भी लेते हैं। फर्म पर लागू नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विनियोग में धारा 80L में ब्याज की कटौती प्राप्त होती है। तो पोस्ट ऑफिस की इनकम से भी, पोस्ट ऑफिस के से भी, और मतलब पोस्ट ऑफिस से जितने भी रिलेटेड हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। 80DD संबंधित किससे है। तो 80DD जो है वो हैंडीकैप से है और हैंडीकैप की शिक्षा से, चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। और अमाउंट कितना है 1,25,000 और जो कम है उसके लिए 75,000। नेक्स्ट है ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम लागू हुआ। तो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 है तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएफ खाते में विनियोग करने की अधिकतम सीमा कितनी है। तो अधिकतम आप 70,000 तक पैसे जमा कर दे सकते हो और ये टैक्स फ्री होता है, और 12% तक ये भी टैक्स फ्री होता है। 80E मतलब एजुकेशन, तो 27 का एजुकेशन मतलब पर लोन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 80E किससे रिलेटेड है, उच्च शिक्षा संबंधित। महिलाओं को किस धारा के अंतर्गत छूट मिलती है। तो वो सी के अंतर्गत मिलती है, धारा 88C। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिकों को छूट किसमें दी जाती है। तो वो बी के अंतर्गत दी जाती है, तो 88 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 29 का सही हो जाएगा। माना गया करदाता होता है, जो जिसको हम करदाता मानते हैं,
तो कंपनी का भी होता है, कानूनी प्रतिनिधि तो नहीं होता है, प्रतिनिधि का होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म हाउस के प्रबंध को मिलने वाला वेतन किस में आएगा? तो किसी को वेतन मिल रहा है, वो कहाँ हिस्सा मिल रहा है ये हमें नहीं मतलब है, पर वेतन तो मिल रहा है, तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद 32 कह रहा है कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय, तो कृषि भूमि से है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि आय। नेक्स्ट है, ह्रास स्वीकृत होता है, तो ह्रास केवल स्थायी संपत्तियों पर ही वैसे स्वीकृत होता है, पर कहीं कहीं अदृश्य, तो इसलिए इसका डी हो जाएगा दृश्य व अदृश्य संपत्तियों पर। तो 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत कृषि आयकर से मुक्त होती है? तो किससे मुक्त होती है? तो धारा 30 का से मुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार प्राप्त करने हेतु तो अमेरिका जाता है, निवासी के लिए भारत में उसे कम से कम 182 डेज रहना जरूरी है, तो 35 का सी जो है वो सही हो जाएगा। पूंजी संपत्ति में शब्द में सम्मिलित कौन कौन से हैं? तो सम्मिलित में पूंजी के अंतर्गत जो भी होते हैं जेवरात आते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। पूंजी लाभ कैसा होता है? वो दीर्घकालीन होता है और अल्पकालीन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आय से आशय, कुल आय किस में आती है? तो धारा 80 से 80 यू के कटौती के बाद, और सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेज से मिलाकर, और इसकी गणना निवासी के आधार पर की जाती है। ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। किस धारा के अंतर्गत करमुक्त ब्याज को परिभाषित किया गया है? तो करमुक्त किस में शामिल किया गया है? तो धारा 10 के 15 के अंतर्गत किया गया है कि उपधारा 15। एक कंपनी गत वर्ष में निवासी मानी जाएगी। गत वर्ष में निवासी तभी मानी जाएगी जब कंपनी भारतीय कंपनी हो, ये सही है, और गत वर्ष में कंपनी का प्रबंध अमेरिका से होता है, तो ये भी हो सकता है। गत वर्ष में कंपनी का लाभ 20,000 से अधिक हो, कोई जरूरी नहीं। ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, 40 का भी डी। 41 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, धारा 27 संबंधित है, तो जो धारा 27 संबंधित है वो किससे है? वो एक टैक्स पेयर से संबंधित है, वो करदाता से। अनुलाभ जो हैं, अनुलाभ के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो अनुलाभ के सामान्य अनुलाभ भी हो सकता है, विशेष अनुलाभ भी हो सकता है, और करमुक्त भी अनुलाभ हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मकान संपत्ति पर कटौती जाती है, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति किसमें परिभाषित की गई है? तो धारा 2 के अंडर सेक्शन 42A में की गई है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। मकान संपत्ति से आय की दशा में मानक किराया से अभिप्राय, ऐसा किराया जो लगाया गया है किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, बिल्कुल सही है, और इसमें से बाकी सब सही गलत हो जाएंगे, तो 45 का ए ही सही होगा। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति से आशय क्या है? तो इसमें अल्पकालीन पूंजी संपत्ति शामिल नहीं होती है, और ये ठीक 36 महीने से अधिक रहती हो और दीर्घकालीन में उत्पन्न होती है, तो ए और बी जो है दीर्घकालीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। मकान संपत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य में दी जाने वाली कटौती है, तो कटौती वार्षिक के रूप में कौन कौन सी जाती है?
तो उसे मानक कटौती 30% भी दी जाती है और ऋण पर ब्याज दिया जाता है। किराए पर कटौती नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। संयुक्त हिंदू परिवार की निवास स्थिति स्पष्ट है। जो संयुक्त हिंदू परिवार है वो निवासी भी हो सकता है, असाधारण भी, अनिवासी भी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है मनोरंजन भत्ता में निम्नलिखित में क्या कटौती की जाती है। तो ये मूल वेतन का 1/5 भाग सरकारी और 5,000 वास्तविक या वास्तविक मनोरंजन भत्ता। तो ये चारों हैं और ये किस किस एम्प्लॉय के लिए हैं, तो ये गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय के लिए फुल एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। यदि करदाता गत वर्ष में भारत में निवासी है तो निम्नलिखित में किस प्रकार की आय पर कर लगेगा। तो भारत में अर्जित ये भी है और भारत में प्राप्त ये भी। तो पहला सही है, भारत में कमाई और विदेश में अर्जित, तो इस पर भी लगेगा। विदेश में कमाई और भारत में प्राप्त ये भी लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 का डी। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम और भी श्रृंखला लाते रहेंगे। बाकी बचे हुए अगले टैक्स अकाउंटिंग का अगला पार्ट आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।